लखनऊ में 19 दिसंबर को नागरिकता कानून के विरोध में हुई हिंसा में नुकसान की भरपाई हिंसा फैलाने वालों से की जाएगी। सरकार ने हिंसा फैलाने वाले सभी 57 दोषियों की पहचान की है। इन लोगों को हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए नोटिस भी भेजा गया है, जिसके मुताबिक सभी दोषियों को रकम जमा करने के लिए 15 दिन का वक्त मिलेगा और रकम जमा नहीं करने पर उनकी संपत्ति जब्त करके नुकसान के 1,55,00,000 की रकम वसूली जाएगी। सभी दोषियों के पोस्टर शहर के महत्वपूर्ण इलाकों में लगाए गए हैं। आरोपियों में पूर्व आईपीएस एसआर दारापुरी और कांग्रेस से जुड़ी सदफ जफर भी शामिल है। वहीं 2 आरोपी पश्चिम बंगाल के मालदा के रहने वाले हैं। 19 दिसंबर 2019 एक ऐसी तारीख जब पूरा लखनऊ जल उठा था। हम बात कर रहे हैं नागरिकता संशोधन कानून के विरोध को लेकर। लखनऊ में परिवर्तन चौक से लेकर ठाकुरगंज तक आग ही आग जला दी गई थी, जिसमें पुलिस चौकी को भी जला दिया गया था। उसमें सैकड़ों लोगों की फोटो सामने आई थी जिन्होंने विवाद किया था, तोड़फोड़ की थी। लेकिन जांच के बाद जिन 57 लोगों को दोषी पाया गया है उनके खिलाफ 1,55,00,000 रुपए की जुर्माने की नोटिस भेजी गई, यानी उनकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। उन 57 लोगों की जो तस्वीरें हैं बड़ी बड़ी, वो डीएम लखनऊ अभिषेक प्रकाश के निर्देश पर लगा दी गई हैं। हजरतगंज का ये चौराहा है, आप देख सकते हैं, अटल चौक इसे कहा जाता है, और बड़ी बड़ी तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं। लेकिन इसमें कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे जो चौंकाने वाली तस्वीरें हैं। ये हैं सदफ जफर, जिनका बाकायदा नाम है पत्नी आबदी जो अब्बासी 506 कालिंदी किला सुषमा अस्पताल के सामने। ये अपने को सोशल वर्कर बताती हैं, ये जेल भी गई थी। इसके अलावा दूसरे नाम की, अगर बड़े नाम की बात करते हैं तो पूर्व आईपीएस अफसर एसआर दारापुरी हैं जो आईजी रहे, उनका बाकायदा पता लिखा हुआ है, जो है उनके फादर्स का नेम लिखा हुआ और मकान नंबर के साथ इंदिरा नगर थाना गाजीपुर जनपद लखनऊ दर्शाया गया। इसमें राजधानी लखनऊ की ये वो दूसरी तस्वीर है। पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई जिसमें 28 लोगों के चेहरों को बेनकाब किया गया था, जिन्होंने 19 दिसंबर को लखनऊ में हिंसा की। ये उन 13 लोगों की तस्वीरें हैं जो राजधानी लखनऊ के हिंसा में शामिल थे। आप देख सकते हैं कि एक एक कर इन सभी के नाम लिखे गए हैं और बाकायदा इसमें जिक्र किया गया है कि हसनगंज थाना क्षेत्र के लोग हैं जिन्होंने 21,76,000 रुपए का नुकसान पहुंचाया था। बाकायदा उनके बारे में लिखा गया है कि वसूली रकम जमा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में संबंधित व्यक्ति की संपत्तियों को नियमानुसार कुर्क करके निर्धारित वसूली की जाएगी। इसमें उन 13 लोगों के चेहरों को बेनकाब कर दिया गया और चौराहे पर उनकी तस्वीरें लगा दी गई और उसके पीछे सबसे बड़ा मकसद यही है कि हिंसा करने वाले चेहरों को बेनकाब करना है, जिससे आइंदा भविष्य में कोई घटना करे तो उसे कम से कम इस बात का सबक रहे कि अगर वो ऐसी तोड़फोड़ करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि जो नुकसान करेगा सार्वजनिक संपत्तियों का, निजी संपत्तियों का, उसकी भरपाई उसकी संपत्तियों को कुर्क करके बेच करके की जाएगी। निकारागुआ में सक्रिय मसाया ज्वालामुखी के ऊपर हैरत अंगेज स्टंट कर निकोलस वेलेंडा नाम के एक स्टंटमैन ने सबको चौंका दिया। ये स्टंट इतना खतरनाक था कि इसमें उनकी जान भी जा सकती थी। और ये बात अमेरिका के निकोलस वेलेंडा अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने ही इस खतरनाक और हैरतअंगेज स्टंट को पूरा किया। निकारागुआ में मसाया ज्वालामुखी में जब लावा धधक रहा था और कई तरह की खतरनाक गैसें निकल रही थीं, उस दौरान ये स्टंट शुरू हुआ। 1800 फीट लंबी रस्सी पर निक ने चलना शुरू किया। ये रस्सी सिर्फ 3 उंगलियों जितनी मोटी थी। इस स्टंट के लिए एक रॉड भी उनके हाथों में नजर आई, जिससे वो रस्सी पर चलते हुए संतुलन बनाने की कोशिश करते दिखे। स्टंट को पूरा करने के लिए निकोलस वेलेंडा लगातार आगे बढ़ते गए। जब वो ज्वालामुखी के बीचों बीच पहुंचे, मंजर डराने वाला था। ज्वालामुखी की गोद में लावा धधक रहा था और उसके ठीक ऊपर स्टंटमैन निकोलस वेलेंडा थे। A little more nerve-wracking on the way down. That is also a concern. Also, the traction of my shoes on the way down is more of a concern than on the way up. 31 मिनट में उन्होंने रस्सी पर चलकर ज्वालामुखी को पार किया। ये देख लोग तालियां बजाने लगे। इस स्टंट के लिए निकोलस वेलेंडा ने खास तरह के जूते पहने थे। इन जूतों की मदद से ही वो ज्वालामुखी से निकल रही गर्म हवा का सामना कर पाए। इसके अलावा खतरे को देखते हुए उन्हें एक बेल्ट से बांधा गया था। दावा किया जा रहा है कि दुनिया में पहली बार किसी ने इस तरह का स्टंट किया और कामयाब हुआ। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में छेड़खानी के आरोप में कुछ छात्राओं ने अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक पेड़ से बांध दिया। इल्जाम है कि प्रिंसिपल छात्राओं के साथ छेड़खानी करता था, जिससे परेशान होकर छात्राओं ने उसे एक पेड़ से बांध दिया। हंगामा करने लगी। इस हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस वहां पर पहुंची, लेकिन छात्राएं उसे खुद सजा देना चाहती थी। पुलिस ने किसी तरह आरोपी को अपनी गाड़ी में ले जाकर बिठा दिया। हालांकि छात्राओं का गुस्सा फिर भी शांत नहीं हुआ।
প্রত্যেকদিন অঙ্কর পিরিয়ডে অঙ্ক লিবেনি, গান করাবে, দিয়ে বলবে ছেলেদের পিরিয়ড হয়ে গেছে, ছেলেরা বেরিয়ে যা, মেয়েদের পিরিয়ড লিবে। यूपी जयपुर के सांगानेर में उधार दिए गए पैसे वापस मांगने पर कुछ लोगों ने एक आदमी की पिटाई कर दी। इस आदमी का आरोप है कि उसके मारपीट करने वालों में शामिल एक आरोपी को 2 लाख रुपए उधार दिए थे और जब वो इस रकम को लेने के लिए उसके घर पहुंचा तो उसने कुछ साथियों के साथ मिलकर लाठियों से जमकर मारपीट की। इन लोगों ने आदमी को इतना मारा कि वो सड़क पर गिर गया, लेकिन ये आरोपी नहीं रुके। ऐसे हालात में वो लगातार उसे छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन आरोपियों ने मारपीट जारी रखी। बाद में पिटने वाले आदमी ने आरोपियों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया। फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में एक हाई स्पीड ट्रेन पटरी से उतर गई। इस हादसे में ट्रेन के ड्राइवर समेत 21 लोग घायल हो गए। बताया गया कि यह ट्रेन फ्रांस के पूर्वी इलाके से राजधानी पेरिस की तरफ जा रही थी और हादसे के वक्त ट्रेन की रफ्तार करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हादसे के बाद राहत और बचाव दल के लोग मौके पर पहुंचे और घायल यात्रियों की मदद का काम शुरू किया गया। ट्रेन के घायल ड्राइवर को भी एक हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल भेजा गया। जयपुर में बारिश के साथ जमकर ओले गिरने से लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। मौसम में अचानक आए बदलाव की वजह से शहर का तापमान गिर गया, क्योंकि वहां बारिश के साथ बड़े बड़े ओले भी गिरे। काफी देर तक आसमान से ओलों की बरसात होती रही, जिस वजह से सड़कें ओलों से भर गईं। बारिश के साथ में ओले गिर रहे हैं। इस वक्त देखिए कि आप किस तरीके से जयपुर की सड़कों पर सफेद चादर फैल गई है। जो छतों पर है वहां पर भी जमकर छतें इस वक्त ओलों से भर गई है। बड़ी साइज के ओले आ रहे हैं। कुछ देर के लिए वहां के हालात ऐसे बन गए कि जो जहां था उसे अपनी गाड़ी रोककर वहीं खड़ा होना पड़ा, क्योंकि जिस रफ्तार से मोटे मोटे ओले गिर रहे थे उसमें आगे बढ़ना मुश्किल था। कुछ लोगों ने मौसम का मिजाज बदलने के बाद गर्म कपड़ों का फिर सहारा लेने की बात कही। अभी तक कोट वोट सब पलंग में रख दिए थे, अब वापस निकालने पड़ेंगे। तो मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि आने वाले दिनों में भी जयपुर समेत राज्य के 10 जिलों में भारी बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं, जिससे तापमान में और गिरावट आने की आशंका है। इसी तरह लखनऊ में भी अचानक मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई, लेकिन लोगों की मुसीबत तब बढ़ गई जब बारिश के साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। अचानक ओलों के साथ हुई बारिश से सड़क पर चल रहे लोगों को बचने का भी मौका नहीं मिला। बताया गया कि करीब 15 से 20 मिनट तक बारिश के साथ ओले गिरते रहे, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रफ्तार भी थम गई। दिल्ली एनसीआर में सुबह से हो रही बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में लोगों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में बारापुला पर बारिश की वजह से पानी भर गया है, जिसकी वजह से लंबा जैम लग गया है। जैम की वजह से सराय काले खां से सफदरजंग की तरफ जाने वाले लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सुबह से ही दिल्ली में बारिश हो रही है। कल शाम भी जबरदस्त बारिश हुई है। आप देखिए जैम की तस्वीरें। सुबह के वक्त लोगों को गाड़ियों की हेडलाइट जलानी पड़ रही है और ये दफ्तर जाने का समय होता है, ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कुछ घंटों की बारिश के बाद दिल्ली की सड़कों का ये हाल है कि जगह जगह पानी भर गया है। मध्य प्रदेश के दमोह में 2 सांड आपस में लड़ते लड़ते दुकान के अंदर घुस गए। दोनों सांड बीच सड़क पर एक दूसरे से बुरी तरह उलझे हुए थे, लेकिन तभी एक सांड ने दूसरे पर जोरदार हमला कर दिया और उसे सींगों से धक्का मारते हुए एक दुकान के अंदर धकेल दिया। सांडों की लड़ाई का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें दोनों सांड बीच सड़क पर एक दूसरे से भिड़े नजर आए। दोनों सांड काफी देर तक एक दूसरे से लड़ते रहे। इस बीच वहाँ मौजूद लोगों ने उन्हें छुड़ाने की कोशिश भी की, लेकिन सांडों की लड़ाई खत्म नहीं हुई। कुछ देर बाद एक सांड ने दूसरे सांड पर हमला कर उसे जमीन पर गिरा दिया। एक दूसरे को धकेलने की कोशिश में दोनों सांड सड़क किनारे बनी एक दुकान के अंदर घुस गए। सांडों के अंदर घुसने से दुकान में मौजूद लोग जान बचाकर अंदर की तरफ भागे। हालांकि वहां मौजूद एक आदमी ने हिम्मत दिखाते हुए एक सांड की पूंछ पकड़कर खींचना शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों सांडों को किसी तरह दुकान से बाहर निकाला जा सका। देश भर में कोरोना वायरस से फैली दहशत के बीच कुछ लोग अजीबोगरीब तरीके से इस बीमारी के इलाज का दावा कर रहे हैं। इसी कड़ी में जयपुर में राजेंद्र सिंह नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने लौंग और कपूर को कोरोना वायरस से बचने में मददगार बताया और ये नुस्खा लेकर वो विधानसभा पहुंच गए, जहां वो अपने थैले से लौंग और कपूर निकालकर कुछ विधायकों को बांटने लगे। कोरोना वायरस की दहशत पूरे देश में है और इससे बचने के उपाय अलग अलग किए जा रहे हैं। इस वक्त हम राजस्थान विधानसभा के अंदर और यहाँ पर जो विधायक आ रहे हैं उनको देशी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से कपूर और लौंग दिया जा रहा है। राजेंद्र सिंह नाम के सामाजिक कार्यकर्ता ने दावा किया कि लौंग और कपूर की मदद से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। श्वास के द्वारा जो भी वायरस फैलते हैं, ये चीज रोकने में बड़ी कामयाब है। कोरोना वायरस से बचने के इस अजीब दावे के बाद किसी विधायक ने लौंग और कपूर को अपने रुमाल में रख लिया तो किसी ने हथेलियों में लेकर उन्हें सूंघा। दादी और नानी पुराने नुस्खे दे दी थी। कपूर वाकई में एक पॉजिटिव एनर्जी लाता है कम से कम, तो मैंने तो ये सोच के रखा है।
पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में छेड़खानी के आरोप में कुछ छात्राओं ने अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक पेड़ से बांध दिया। इल्जाम है कि प्रिंसिपल छात्राओं के साथ छेड़खानी करता था, जिससे परेशान होकर छात्राओं ने उसे एक पेड़ से बांध दिया। हंगामा करने लगे। इस हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, लेकिन छात्राएं उसे खुद सजा देना चाहती थी। पुलिस ने किसी तरह आरोपी को अपनी गाड़ी में ले जाकर बैठा दिया। हालांकि छात्राओं का गुस्सा फिर भी शांत नहीं हुआ। প্রত্যেকদিন অঙ্কর পিরিয়ডে অঙ্ক লিবে নি, গান করাবে, দিয়ে বলবে ছেলেদের পিরিয়ড হয়ে গেছে, ছেলেরা বেরিয়ে যা, মেয়েদের পিরিয়ড লিবে। यूपी के पंजाब के अमृतसर में बारिश की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। अमृतसर के मुलेचक गांव में रात में हुई बरसात से एक मकान की छत गिर गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। एक आदमी के अब भी मलबे में फंसे होने की खबर है। तो ये दर्दनाक हादसा हुआ है। पंजाब के अमृतसर में लगातार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से मकान की छत गिरी है। और बड़ी बात यह है कि 4 लोगों की इसमें मौत हुई है, जबकि एक शख्स के अभी भी मलबे में दबे होने की खबर है। और बताया जा रहा है कि मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के थे। जयपुर के सांगानेर में उधार दिए गए पैसे वापस मांगने पर कुछ लोगों ने एक आदमी की पिटाई कर दी। इस आदमी का आरोप है कि उसने मारपीट करने वालों में शामिल एक आरोपी को 2 लाख रुपए उधार दिए थे, और जब वो इस रकम को लेने के लिए उसके घर पहुंचा तो उसने कुछ साथियों के साथ मिलकर लाठियों से जमकर मारपीट की। इन लोगों ने आदमी को इतना मारा कि वो सड़क पर गिर गया, लेकिन ये आरोपी नहीं रुके। ऐसे हालात में वो लगातार उसे छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन आरोपियों ने मारपीट जारी रखी। बाद में पिटने वाले आदमी ने आरोपियों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया। पंजाब के लुधियाना में स्कूली छात्राओं से भरा एक ऑटो एक स्कूटर सवार को टक्कर मारने के बाद बीच सड़क पर पलट गया। यह हादसा सुबह के वक्त शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़क पर हुआ, जहां सड़क किनारे पहले से एक कार खड़ी थी, जिसके बगल से एक आदमी भी गुजरता नजर आया। कुछ देर में दाहिनी ओर से धीमी रफ्तार में एक स्कूटर आया, लेकिन तभी तेज रफ्तार ऑटो ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद स्कूली छात्राओं से भरा ऑटो पलट गया और सड़क किनारे खड़ी कार से जा भिड़ा। ऑटो के पलटते ही कुछ लोग दौड़कर उसके पास पहुंचे और उन्होंने ऑटो को सीधा करने की कोशिश की। तुरंत ही ऑटो को सीधा किया गया और उसमें फंसी छात्राओं को बाहर निकाला गया। बताया गया कि इस हादसे में कुछ छात्राएं मामूली रूप से घायल हुई। मध्य प्रदेश में मंदसौर की सुबसरा विधानसभा सीट से कांग्रेस के खफा विधायक हरदीप सिंह डंग ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि विधानसभा सचिवालय को डंग का इस्तीफा अभी नहीं मिला है। इस्तीफे की वजह से मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार की मुश्किलें अब बढ़ने लगी हैं। कमलनाथ सरकार के लिए ये इस्तीफा खतरे की घंटी की तरह है। अगर कुछ और विधायकों का इस्तीफा होता है तो बहुमत का आंकड़ा कम होगा और कमलनाथ की सरकार गिर सकती है। हरदीप सिंह डंग उन 4 विधायकों में शामिल हैं जिनको बेंगलुरु ले जाए जाने की बात कही जा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग करके कमलनाथ सरकार को गिराना चाहती है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में इतने गुट हैं कि वो खुद ही एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। जहाँ तक अभी जानकारी मुझे बताई गई है, अभी हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हमें विश्वास है कि हरदीप सिंह डंग पार्टी में ही रहेंगे और विधायक भी रहेंगे। तो सर, क्या इस तरीके से इस्तीफा स्वीकार माना जाता है कि उन्होंने पत्र के जरिए भेजा हो अपना इस्तीफा, या उनको स्वयं आकर स्पीकर को देना होगा? स्पीकर को स्वयं आके देना होगा, स्पीकर पुष्टि करेंगे तभी कोई इस्तीफा मंजूर होता है। इस प्रकार डाक से इस्तीफा या फैक्स से, ईमेल से भेजने का कोई इस्तीफे पर असर नहीं होता। लेकिन सर, जो पीड़ा उन्होंने अपने पत्र के जरिए जताई है, उस पीड़ा को आप किस रूप में देख रहे हैं? तो पीड़ा तो होती है, ऐसा मैं नहीं मानता कि काम नहीं करे। उन्होंने जो मुझे काम बताए, अब उन्होंने कहा, हमें बताया गया मंत्रियों पर आरोप लगा रहे, सुनते नहीं हैं। लेकिन हम अभी आपको जो उन्होंने हमें जो काम बताए थे हरदीप सिंह जी ने, मैंने उनके पूरे सभी काम किए जो उन्होंने बताए हैं। कांग्रेस के नेताओं की झगड़ा है और उसका तोहमत भारतीय जनता पार्टी पर नहीं फूटनी चाहिए, ये मैं जरूर कहूँगा। दिग्विजय सिंह जी के बयान पर मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि धन की राजनीति और जोड़ तोड़ की राजनीति की उनकी आदत रही है। देखिए, मैंने भी वो पत्र देखा, वो सोशल मीडिया पे चल भी रहा है, चैनलों पे पहुंचा है। माननीय मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष के पास उनने इस्तीफा दिया है और ये बात सही है। मैं खुद इस बात के लिए मन से महसूस कर रहा था कि कोई भी चुनाव जनप्रतिनिधि जिस प्रकार से कल जो स्वेच्छा से विधायक गए उनको जिस प्रकार से अपमानित करके लाया गया, और ये बात सत्य रहती कि कांग्रेस हो या बीजेपी, विधायक सदन जब चलता है तभी वो भोपाल में रहते हैं, तभी वो जहां आप बोलो वहाँ रहते हैं। अगर कोई सामान्य जिंदगी के नाते से अपने देश में भी घूमने नहीं दोगे, भोपाल दिल्ली क्यों गए? ये क्या माने कि हॉर्स रेडिंग नहीं है? ये कैसे हॉर्स रेडिंग हो सकती है? हॉर्स रेडिंग तो वो हुई जब हमारे अपने सदन के अंदर 2 विधायकों को बीजेपी को कांग्रेस ने अपने पक्ष में खड़ा करके दिखाया, वो मूल रूप से हॉर्स रेडिंग हुआ।
जेम्स बॉन्ड सीरीज की अपनी आखिरी फिल्म में हॉलीवुड अभिनेता डैनियल क्रेग भोजपुरी बोलते नजर आ रहे हैं। एक हफ्ते पहले फिल्म नो टाइम टू डाई का ट्रेलर हिंदी समेत भारत की 10 क्षेत्रीय भाषाओं में जारी किया गया, जिनमें भोजपुरी वाले ट्रेलर को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं। नाम बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। तू जिंदा बड़ा अबले? हेलो, क्यों तोहरा के बहुत मिस कहीं। दुनिया आगे बढ़ चुकल बा कमांडर बॉन्ड। तू डबल हो बाड़ू। 2 बरस से अपना काम से काम रखा, हमारा काम में टांग अड़ेला तो चलना पड़ेगा। बीते 58 साल के दौरान जेम्स बॉन्ड सीरीज की ये 25वीं फिल्म है, लेकिन ये पहली बार है जब जेम्स बॉन्ड का ट्रेलर भोजपुरी में जारी हुआ। हम तोहरा धोखा काहे दे हम? सके सीना में राज दबल हो गया, तोहरा अब तक पता ना चल पाई। इससे पहले 2007 में हॉलीवुड की फिल्म स्पाइडरमैन होमकमिंग का ट्रेलर भोजपुरी में जारी किया गया था और फिल्म को भोजपुरी में डब करके रिलीज भी किया गया था। वैसे एवेंजर बने खातिर कौनो टेस्ट या इंटरव्यू वगैरह होखेला का? तू गली मोहल्ले में लोगन के मदद करे वाला स्पाइडरमैन बनल रहा ना। कौनो उल्टा सीधा हरकत मत करिया। तू ही स्पाइडरमैन बाड़ा, यूट्यूब वाला। उस फिल्म में अभिनेता रवि किशन ने स्पाइडरमैन के किरदार को आवाज दी थी, तब ये फिल्म भोजपुरी में भी हिट रही थी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में लड़कियों से छेड़छाड़ कर रहे लड़कों को रोका तो उन्होंने एक लड़के की डंडों से बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कई लड़के मिलकर डंडों से एक लड़के को बुरी तरह से मारते दिखे। मारपीट की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। इस बीच वहां कई लोग मौजूद थे, जिनमें कुछ लोग मारपीट कर रहे लड़कों को रोकने की कोशिश करते दिखे। बाद में मारपीट करने वाले लड़के वहां से फरार हो गए। इसके बाद घायल लड़के को अस्पताल पहुंचाया गया। इस घटना के बाद पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर 1 दर्जन लड़कों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शेयर बाजार खुलने के साथ ही धड़ाम हो गया है। शेयर बाजार में 1000 से ज्यादा अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि जो 1000 अंकों से की गिरावट है, उससे ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि जो येस बैंक पर संकट है उसका भी असर देखा जा सकता है। और ये सुबह सुबह निवेशकों के लिए ये बुरी खबर है कि शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि शेयर बाजार में 1000 से ज्यादा अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। विवेक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विवेक, क्या कारण इसके पीछे बताए जा रहे हैं? आज जसप्रीत आपको बताना चाहेंगे कि जो मार्केट है वो इंडियन मार्केट के साथ साथ जो ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट है वो लगातार गिरा था, जिसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही थी कि कोरोना वायरस, जिसकी खतरनाक वायरस है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट काफी ज्यादा नुकसान में चल रहा था और कई दिनों से मार्केट गिरा था। लेकिन हिंदुस्तान में ये जो मार्केट आज जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज खुला है और साफ तौर पर देख सकते हैं कि निफ्टी में तकरीबन 400 पॉइंट की गिरावट है और सेंसेक्स में तकरीबन 1000 के आसपास की पॉइंट की गिरावट है। तो बताया जा रहा है कि पहली वजह जो है कोरोना वायरस और साथ ही साथ जो कल येस बैंक जो गाइडलाइन इशू है कि 50,000 से ज्यादा रकम नहीं निकाल सकते हैं, उसको लेकर भी साफ तौर पर असर साफ तौर पर दिखता है कि जिस तरीके से एक बड़ा बैंक है येस बैंक, जिसमें कम से कम 29 लाख के सेविंग अकाउंट है, उसको लेकर ग्राहक परेशान है। तो ये जो गाइडलाइंस इशू की है आरबीआई ने, उसको लेकर भी बताया जा रहा है कि जो मार्केट है वो लगातार गिर रहा है। 2 सबसे बड़ी वजह है, जिसमें पहली वजह कोरोना वायरस है, जिसकी वजह से बिल्कुल। तो विवेक हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, 2 बड़ी वजह है, एक तो कोरोना वायरस और दूसरा येस बैंक पर संकट। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के नए वाइस चांसलर का विरोध करते हुए कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन एनएसयूआई ने जमकर हंगामा किया। बताया गया कि राज्य सरकार की सिफारिश को दरकिनार करते हुए राज्यपाल ने बलदेव शर्मा को यूनिवर्सिटी का नया वाइस चांसलर नियुक्त किया था। लेकिन जब वो पदभार संभालने के लिए यूनिवर्सिटी पहुंचे तो एनएसयूआई के कार्यकर्ता जबरदस्ती उनके दफ्तर में घुस गए और इससे पहले कि वो अपनी कुर्सी पर बैठ पाते, कुछ कार्यकर्ता जमीन पर तो कुछ सोफे और टेबल पर बैठ गए। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि आरएसएस से जुड़े होने की वजह से बलदेव शर्मा को नया वाइस चांसलर बनाया गया। उन्होंने इसका विरोध करते हुए खूब नारे भी लगाए। नए वाइस चांसलर अपने दफ्तर में काफी देर तक इस हंगामे को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन जब उनका विरोध कम नहीं हुआ तो वो वहां से उठकर चले गए। देखिए, विश्वविद्यालयों में इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए होता है। इससे पहले कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी के बाहर उनकी गाड़ी को भी रोक लिया था। बिहार के बांका में एक ऑटो वाले को पीटने के आरोप में पुलिस वाले से धक्का मुक्की की गई। बताया गया कि पुलिस वाले ने ऑटो वाले को लाठी से पीट दिया, जिस पर ऑटो वाले के साथ आसपास के लोगों का भी गुस्सा फूट पड़ा। वो पुलिस वाले को धक्का देते हुए वहां से हटाने लगे।
आरोप यह भी लगाया गया कि पुलिस वाला शराब के नशे में था। हालांकि उसने सफाई देकर लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लोगों के गुस्से के सामने उसे पीछे हटना ही पड़ा। बाद में पुलिस के बड़े अधिकारी वहां पहुंचे, उन्होंने लोगों को शांत करवाया। गाड़ी साइड में लगा था पोल के पास, सड़क के किनारे। अच्छा, नंबर पे बचा रहे थे, सवारी बैठा रहे थे। इसी बीच जो है वो आया, मारने लगा था। निर्भया केस के चारों दोषियों की फांसी की नई तारीख 20 मार्च तय कर दी गई। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन की याचिका पर सुनवाई करते हुए 20 मार्च को सुबह 5:30 बजे चारों दोषियों को फांसी देने के लिए डेथ वारंट जारी कर दिया, क्योंकि तिहाड़ जेल प्रशासन ने बताया कि चारों दोषियों की दया याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं और अब किसी के पास कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है। हालांकि दोषियों के वकील ने दावा किया कि अक्षय ठाकुर की दूसरी दया याचिका राष्ट्रपति के पास भेजी गई है, जिसकी जानकारी होने से सरकारी वकील ने इनकार कर दिया। इस पर कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वो दोषी को उसकी याचिका के बारे में पूरी जानकारी मुहैया कराए। साथ ही कोर्ट ने वकील एपी सिंह को दोषी अक्षय ठाकुर और पवन गुप्ता से जेल में मिलने की इजाजत भी दे दी, जिन्होंने डेथ वारंट जारी होने के बाद दावा किया कि अभी कानूनी विकल्प बचे हुए हैं। ये चौथा डेथ वारंट जारी किया है, जो 20 तारीख को 5:30 बजे के लिए दिया गया, 20 मार्च के। लीगल रेमेडी अभी बची हुई है अक्षय की। आपने देखा कोर्ट में देखा अक्षय की मर्सी पिटीशन जेल में रिसीव कराई। कोर्ट ने पूछा कि जेल में मर्सी पिटीशन अक्षय की है। जेल ने कहा हाँ है। वहीं निर्भया की मां ने उम्मीद जताई कि दोषियों के चौथे डेथ वारंट पर अमल हो जाएगा और अब उनको इंसाफ के लिए अदालतों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ऐसा कोई रेमेडी नहीं है जो इस फांसी को पोस्टपोन कराए। अब ये डेट फाइनल डेट होगा, अब 20 तारीख को इनको फांसी और निर्भया को इंसाफ होगा। मध्य प्रदेश में विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में कमलनाथ सरकार ने बीजेपी पर कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। राज्य के मंत्री जीतू पटवारी का दावा है कि इस मामले में उनके पास बीजेपी के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। 50 करोड़ 65 करोड़ ये पैसा देने के बाद विधायकों कर रहे थे, कहाँ से आ रहा था ये पब्लिक को पता तो चले। क्या सबूत है? ऑडियो वीडियो जारी करेंगे और सही समय पे करेंगे इनका, और कानूनन भी पहलुओं पर बात की जा रही है, उस पर क्या बन सकता है उस पर भी काम करेंगे। मतलब FIR भी दर्ज कराएंगे? हो सकता है, अगर कानून बोलेगा तो करेंगे। लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस के आरोपों से इनकार कर दिया और कांग्रेस को खुद की ओर देखने की सलाह दी। कि जब हमारे विधायक क्रॉस वोटिंग कराते हैं और अपने साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाते हैं, वो कौन सी ट्रेनिंग है? हम तो किसी के पास गए नहीं, वो आए तो उस पर भी आपत्ति। दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर संसद में विपक्ष ने हंगामा जारी रखा। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाए। राज्यसभा में तो विपक्ष ने इतना हंगामा किया कि वेंकैया नायडू आग बबूला हो गए, क्योंकि वहां प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सांसदों ने अपनी सीट पर खड़े होकर हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद सभापति वेंकैया नायडू ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने, जिस पर वेंकैया नायडू भड़क गए और उन्होंने विपक्षी सांसदों को सदन में नारे लगाने पर फटकार लगाई। Because this is parliament, not bazaar. This is parliament, not bazaar. लोकसभा में भी लगातार चौथे दिन खूब हंगामा हुआ और वहां विपक्षी सांसद स्पीकर की कुर्सी के पास आकर कागज दिखाने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद स्पीकर की कुर्सी पर बैठे भर्तृहरि मेहताब ने अधीर रंजन चौधरी से अपने सांसदों को समझाने के लिए कहा। Ranjan Chaudhary, if you tell your members to go back to their seats, that cannot happen. That never happens. That your members will be on the well and you will be allowed to speak. इस बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी खड़े हुए और उन्होंने साफ कर दिया कि 11 मार्च से पहले दिल्ली हिंसा पर सदन में कोई चर्चा नहीं होगी। It is taken and government is ready to discuss on the issue of Delhi unfortunate incident on 11th in this house. I want that this question hour should kindly you may continue, sir. दिल्ली हिंसा पर जारी हंगामे के बीच लगातार दूसरे दिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं बने। खबर है कि वो पिछले दिनों सदन में हुए बवाल से बेहद नाराज हैं। पश्चिम बंगाल की मालदा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आदिवासियों के साथ डांस किया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शिरकत करने मालदा पहुंची थी, जहां पहले से ढोल नगाड़ों की थाप पर कुछ आदिवासी महिलाएं डांस कर रही थी। ममता बनर्जी के पहुंचते ही डांस कर रही महिलाओं ने उन्हें पकड़ लिया, जिसके बाद वो भी उनके साथ झूमने लगी। बताया गया कि इस कार्यक्रम में 300 जोड़ों की शादी करवाई गई।
जापान की कंपनी टोयोटा ने एक बार फिर बास्केटबॉल खेलने वाले रोबोट का परीक्षण किया। परीक्षण के लिए कंपनी ने रोबोट को इस तरीके से प्रोग्राम किया कि बास्केटबॉल कोर्ट पर काफी दूरी से भी वो गेंद को नेट में डाल सके। और अपने पहले ही शॉट में Q4 नाम का रोबोट गेंद को नेट में डालने में कामयाब रहा। हालांकि इसके बाद वो लगातार 2 बार गेंद को नेट में डालने से चूक गया। फिर रोबोट का चौथा शॉट भी सटीक निशाने पर लगा। इस परीक्षण में रोबोट को बास्केटबॉल कोर्ट के अलग-अलग हिस्सों से गेंद को नेट में डालने की चुनौती दी गई। कोर्ट के अंदर ही 5 मेज लगाई गईं, जिनके पास कुछ लोग रोबोट को गेंद थमाने के लिए बैठ गए। एक मेज से 5 गेंदें उठाकर फेंकने के बाद रोबोट खुद ही दूसरी मेज के पास पहुंच गया। Q4 रोबोट ने 35 गेंदें नेट की ओर फेंकी, जिनमें 11 को वो नेट में डालने में कामयाब रहा। इस परीक्षण के लिए टोयोटा कंपनी ने रोबोट के डिजाइन में भी बदलाव किए और उसकी उंगलियों को इस तरह बनाया गया ताकि वो गेंद को सही तरीके से पकड़ सके। दिल्ली हिंसा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराने वाली महिला के आरोप पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए। एक दिन पहले जब राहुल गांधी हिंसा प्रभावित इलाकों में पहुंचे थे तो वहां एक महिला उन पर भड़क गई थी और राहुल गांधी समेत सोनिया गांधी पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा दिया था। हमने बहुत मुश्किल जान बचाई अपने भाग के 50-100 लोग ने कम से पत्थर मार के मेरे घरों तक घुस गए। राहुल गांधी जी को क्या बोलना चाह रही थी? यही कह रही हूँ, इन्होंने आग लगवाई है। बेटा ने क्या बोला था? माँ ने क्या बोला था? सोनिया गांधी ने पार या पार। महिला के इस बयान का बीजेपी ने समर्थन किया और कांग्रेस पर हमला बोल दिया। वो जो महिला ने कहा वो सही कहा है और उसको देश सुन रहा है, लेकिन कांग्रेस पर कोई जू रेंगने वाला नहीं है। बीजेपी के हमले पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया और महिला के बयान को बीजेपी की साजिश करार दिया। कि भारतीय जनता पार्टी ये सारे काम करती है। कौन महिला है पता चलेगा कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई महिला है। कोरोना वायरस की दहशत के बीच ही पूरी दुनिया में यह खबर भी वायरल हो गई कि इस महामारी की भविष्यवाणी अमेरिका की एक मशहूर भविष्यवक्ता ने 12 साल पहले ही कर दी थी। दावा है कि खुद को अलौकिक शक्तियों की मालकिन बताने वाली अमेरिका की सिल्विया ब्राउन ने एंड ऑफ डेज नाम की किताब लिखी और 2008 में छपी इस किताब के पेज नंबर 312 पर यह भविष्यवाणी की गई थी कि साल 2020 में पूरी दुनिया में निमोनिया जैसी बीमारी फैल जाएगी जिस पर कोई दवा असर नहीं करेगी और यह बीमारी लोगों के फेफड़ों और सांस नली पर हमला करेगी। साथ ही सिल्विया ब्राउन का दावा था कि यह बीमारी लोगों को जितनी तेजी से चक्कर में डालेगी उतनी ही तेजी से खत्म भी हो जाएगी और 10 साल बाद फिर इस बीमारी का हमला होगा जिसके बाद यह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक बुजुर्ग को अपनी जगह एक कुत्ते की फोटो के साथ चुनाव आयोग से अपना वोटर आईडी कार्ड मिला। इस बुजुर्ग ने बताया कि वोटर आईडी कार्ड में कुछ सुधार के लिए उन्होंने आवेदन दिया था, लेकिन जब उन्हें ये सुधार के बाद वोटर आईडी कार्ड मिला तो वो चौंक गए क्योंकि उस पर उनकी तस्वीर की जगह एक कुत्ते की फोटो थी। जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत की। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने इस मामले में सफाई दी और बुजुर्ग को सुधार के बाद उनकी फोटो के साथ वोटर आईडी कार्ड दिया। কেউ বদমাইশি করে কিছু করেছে সেরকম হতেই পারে, সেটা সংশোধন করা আমাদের কর্তব্য এবং আমরা এটা ভেরিফাই করে দেখেছি যে তার নামটা সংশোধন হয়েছে। गैरसैंण को उत्तराखंड की दूसरी राजधानी बनाने की खुशी में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने मंत्रियों के साथ डांस किया। मुख्यमंत्री ने एक दिन पहले विधानसभा में चमोली जिले के गैरसैंण को गर्मियों के मौसम के लिए राजधानी बनाने का ऐलान किया था, जिसके बाद चमोली पहुंचने पर उन्होंने डांस कर अपनी खुशी का इजहार किया। सीएम के साथ उनके कई मंत्री भी थिरके। सबने एक दूसरे का हाथ पकड़कर सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में नई राजधानी बनने का जश्न मनाया। सबके गले में कई मालाएं भी नजर आईं। इस दौरान सभी नेता इतने जोश में थे कि उन्होंने नारे भी लगाए। बताया गया कि सरकार के इस फैसले से विपक्ष नाराज है और उसने ये आरोप लगाया कि उससे कोई चर्चा नहीं की गई। दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में भारत ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पढ़ाई और दूसरे पैमानों पर दुनिया भर की यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी करने वाली संस्था क्यूएस ने 2020 के लिए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली पहली बार दुनिया के टॉप 50 इंजीनियरिंग कॉलेजों में शामिल हुए हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के मुताबिक आईआईटी बॉम्बे 44वें नंबर पर है। पिछली बार इसकी रैंकिंग 53 थी। इसी तरह आईआईटी दिल्ली इस रैंकिंग में 47वें नंबर पर है, जबकि पिछली बार वो 61वें नंबर पर था। वहीं वर्ल्ड रैंकिंग के टॉप 100 में इस बार भारत के 5 संस्थान शामिल हैं। आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली के अलावा
IIT खड़गपुर, IIT मद्रास और IIT कानपुर भी टॉप 100 में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। राजस्थान के भरतपुर में बदमाशों ने हत्या कर 4 लाख रुपए लूट लिए। राजस्थान के भरतपुर में 2 बाइक सवार बदमाशों ने गैस एजेंसी कर्मचारी को गोली मारकर करीब 4 लाख रुपए लूट लिए। वारदात में घायल गैस एजेंसी के कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दिल्ली की तिलक नगर पुलिस ने CCTV की मदद से चोर गिरोह की 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ की बिलासपुर में हाईकोर्ट परिसर में कोबरा सांप निकलने की वजह से वकीलों के बीच अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद सपेरे को बुलवाया गया, जिसने सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बस स्टैंड पर लड़कियों से हो रही छेड़छाड़ का विरोध करने पर कुछ लोगों ने एक लड़के की बुरी तरह पिटाई कर दी। यूपी के शाहजहांपुर में संपत्ति विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई को गोली मार दी, वहीं घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बिहार के नालंदा में दिन दहाड़े एक डॉक्टर की हत्या से खफा गांव के लोगों ने सड़क जैम कर हंगामा किया। बिहार की जमुई में पुलिस ने करीब 4 लाख की शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के आजमगढ़ में बदमाशों की पिटाई से घायल ग्राम प्रधान के भाई की अस्पताल में इलाज के समय मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बिहार के भागलपुर में 2 बदमाशों ने सरेआम एक दवा कारोबारी को गोली मार दी। बताया गया कि किसी बात पर उसका बदमाशों से विवाद हो गया था, जिसके बाद बाइक से आए 2 बदमाशों ने कारोबारी पर फायरिंग कर दी। इससे पहले सामने आए एक वीडियो में कारोबारी अपने एक साथी से बातचीत करता दिखाई दिया। तभी एक बाइक से 2 बदमाश वहां पहुंचे। बाइक खड़ी करने के बाद दोनों बदमाशों ने अपनी पिस्तौल निकाली और कारोबारी को गोली मार दी। गोली लगते ही कारोबारी वहां सड़क पर गिर गया, जबकि बदमाश अपनी बाइक लेकर वहां से फरार हो गए। इस मामले में अभी अनुसंधान किया जा रहा है। DSP लॉ एंड ऑर्डर को और SHO सुल्तानगंज को भेजा गया है। फर्द बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कारोबारी के कंधे में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर न्यूज 18 पूरे हफ्ते उन महिलाओं की कहानियां दिखा रहा है जिन्होंने हालात से हार माने बगैर चुनौतियों का डटकर सामना किया और एक बेहतर समाज बनाने में मदद की। अरुणाचल प्रदेश के ओल्ड तुपी गांव की महिलाएं भी ऐसी ही हैं, जिन्होंने अपने पूरे गांव को नशा मुक्त बना दिया। इन महिलाओं ने गांव की युवा पीढ़ी को नशाखोरी का शिकार बनने से बचा लिया। ओपियम और प्लेइंग कार्ड, ताश खेलना और ये वाइन, ये सब बंद हो गया पूरा। कुछ साल पहले ये गांव ऐसा नहीं था। शराब और अफीम के नशे में डूबे गांव के लोग हर तरफ लड़ते झगड़ते रहते थे। युवा भी काम धंधा छोड़कर नशे में डूबे रहते थे। नशाखोरी ने गांव का माहौल बुरी तरह बिगाड़ दिया था, लेकिन इन महिलाओं ने हिम्मत नहीं हारी और अपने गांव को नशा मुक्त बनाने का फैसला किया। महिलाओं के संगठन ने गांव के अंदर शराब पीने और बेचने पर पूरी तरह रोक लगा दी। नहीं मानने पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। तो हम सब मिलकर जहाँ जहाँ पीता था, जहाँ जहाँ झगड़ा होता था, वहाँ मैं जाकर थोड़ा कुछ समझाया। बहुत टाइट से रखने के लिए वुमेन लोग ने बहुत कोशिश किया। नशाखोरी बंद हुई तो लोग काम धंधे पर भी ध्यान देने लगे। यही नहीं, इन महिलाओं ने गांव में ही पशुपालन और बागवानी की भी शुरुआत की, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया। इन महिलाओं की जिद और हौसले ने सिर्फ 4 साल के भीतर ही गांव की सूरत ही बदल दी। शेयर बाजार खुलने के साथ ही धड़ाम हो गया है। सेंसेक्स खुलने के साथ ही करीब 1400 अंक गिर गया है, लेकिन इसके बाद थोड़ा सुधार हुआ। इस समय भी सेंसेक्स में 1000 से ज्यादा अंकों की गिरावट है। बताया गया कि यस बैंक की वित्तीय हालत के बाद RBI के सख्त रुख को देखते हुए बाजार में गिरावट आई है। इसके अलावा इस बड़ी गिरावट के पीछे कोरोना वायरस को भी कारण बताया जा रहा है। निफ्टी में भी 300 से ज्यादा अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही रुपया भी डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है। तो बड़ी गिरावट के साथ बाजार खुला है। सेंसेक्स में अगर हम बात करें तो 1000 से ज्यादा अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। सरकार ने यस बैंक से किसी भी खाते से 50,000 रुपए से ज्यादा पैसे निकालने पर रोक लगा दी है। ये रोक अभी से 3 अप्रैल तक के लिए लगाई गई है। पैसे निकालने पर रोक सभी तरह के बैंक खातों पर लगाई गई है। हालांकि बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर के जरिए 50,000 से ज्यादा का भुगतान हो सकता है, उस पर कोई रोक नहीं है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने यस बैंक के निदेशक मंडल को भी तत्काल प्रभाव से भंग करते हुए प्रशासक नियुक्त कर दिया है। दरअसल यस बैंक पिछले कुछ समय से नकदी संकट से जूझ रहा था। भारत में प्राइवेट सेक्टर के चौथे सबसे बड़े बैंक यस बैंक की देश के 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 1000 शाखाएं हैं और 1800 ATM है।
मुंबई में सुबह सुबह यस बैंक के एटीएम के बाहर लोगों की लाइनें लगने शुरू हो गई हैं। यस बैंक पर आरबीआई की सख्ती के बाद अपना पैसा निकालने के लिए लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े दिखाई दिए। लोगों का कहना है कि एक महीने में सिर्फ 50,000 निकालने की छूट होने से उन्हें खासी परेशानी हो रही है। यही नहीं, कई लोगों का तो ये भी कहना है कि यस बैंक के कई एटीएम में तो पैसे ही नहीं है। दिल्ली में भी कई एटीएम पर लोगों की लाइनें लगनी शुरू हो चुकी हैं। मतलब अभी मैंने न्यूज़पेपर में देखा है कि वो मतलब ब्लॉक होने वाला है, तो मैं कहा पहले पैसा निकाल लेता हूँ। 60,000 रुपीज़ है मेरा इसमें। तो आप इसी वजह से आए? हाँ। किसी से कांटेक्ट हुआ ब्रांच में? नहीं, अभी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। अभी करूँगा मैं, अब देखता हूँ किससे करूँगा, अभी पता चलेगा। अभी तो टेक्निकल इशूज़ हो गए क्योंकि तो बड़ा बैंक है। हाँ, इनकी नेट बैंकिंग भी नहीं चल रही, मैंने चेक करा। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी लाइव मौजूद है। आशीष सिंह है मुंबई से, इसके अलावा प्रियंका है दिल्ली से। सबसे पहले हम आशीष के पास चलते हैं। आशीष, यस बैंक के ग्राहक बेहद परेशान हैं क्योंकि जो तय सीमा की गई है 50,000 की, अब मुंबई में क्या हाल है? जसप्रीत, यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे एक लाइन से कतारें आपको दिखाई पड़ेंगी। जो ये वो लोग हैं, ये वो जो है बैंक के कस्टमर्स हैं जिनके खाते यस बैंक में थे, लेकिन आज यहाँ पे तड़के सुबह से ही लाइन लगाकर खड़े हैं। और सबसे अहम बात कि बैंक के अंदर एक एक करके ही व्यक्तियों को ही जाने दिया जा रहा है। और सबसे पहली बात कि सिक्योरिटी जो है वो तैनात की गई है और किसी तरह की स्थितियाँ गंभीर ना हो जाए, इसलिए पुलिस का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। जो ये लोग बैठे हैं इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप एक बात बताएं, बैंक के 50,000 जो लिमिट तय की गई, ये जानकारी आपको कैसे मिली और क्या बताया जा रहा है अभी बैंक से? कि कल से व्हाट्सएप और सब फेसबुक या सब जगह सब ये सब चीज़ें आ रही है और बैंक ने बताया कि ऑलमोस्ट 50,000 ही निकाल सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ अ विड्रॉल अमाउंट पर मंथ वो लोग ने दिया है। ऐसा जब उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते, बट देयर आर सम क्वेश्चंस जो कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। जैसे हम लोग बैंक क्या बता रहा है अभी? बैंक बोल रहे हैं कि वी आर गोइंग टू गिव 50,000 कैश। आप निकाल सकते? यस यस। अच्छा, एक चीज़, यहाँ पे और भी लोग हैं। आप सुबह ही सुबह से यहाँ पे जो है खाते से पैसे निकालने के लिए आए हैं? हाँ, पैसे निकालने के लिए आए। क्या मालूम पड़ा था कि ड्यूटी के साथ साथ यहाँ पे खाते से पैसे निकालने के लिए? मालूम नहीं पता था, लेकिन आज सुबह देखा कि स्टेट बैंक से एटीएम से पैसा नहीं निकल रहा है, तो इसलिए फिर बैंक में आना पड़ा। बैंक एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे थे? क्या आप लोग जो है नेट बैंकिंग या एटीएम से पैसे निकालने के लिए ट्राई किया आप लोगों ने? हाँ, ट्राई किया, नहीं निकल रहा है, बंद है सब। पैसे नहीं है उसमें? बंद जी हुआ है। पैसे हैं बट निकल नहीं रहा है। पैसे हैं कर रहा है बट निकल नहीं रहा है, ना एटीएम से ना नेट बैंकिंग से ट्रांसफर हो रहा है, सब जगह ब्लॉक दिखा रहा है। और ये अभी बैंक क्या बता रहा है आपको? 50,000 रुपये कैश देंगे। 50,000 तो आप लोग उसी के लिए वेट विड्रॉ करेंगे। ये लोग अगर देखें यहाँ से जो कतार बैंक के बाहर आपको दिखाई पड़ेगा कि यहाँ से बैठना शुरू हुए हैं और कई घंटों से जो है, जब से बैंक खुला है उससे पहले ही जैसे ही ये जानकारी यस बैंक की कि कहीं ना कहीं जो 50,000 की लिमिट है आरबीआई ने जो है उसे टेक ओवर किया है, उसके बाद से ये लोग सबे तड़के ही बिल्कुल आशीष, लोग बेहद परेशान हैं। दिल्ली चलते हैं, प्रियंका के पास हमारे साथ विक्रांत भी हैं। सबसे पहले हम प्रियंका के पास चलते हैं। प्रियंका, मुंबई में लोग परेशान हैं क्योंकि जो सीमा तय की गई है 50,000 है, लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि एटीएम के जरिए भी वो पैसे नहीं निकल रहे हैं, ना ही उनकी नेट बैंकिंग से वो ये सुविधा को ले पा रहे हैं। दिल्ली में इस वक्त क्या हाल है? दिल्ली में भी लोगों को परेशानी हो रही है? जी, दिल्ली के यस बैंक के सीपी ब्रांच में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये यस बैंक आपको पीछे नजर आ रहा है। इस बैंक के अंदर भी एक एटीएम है जो काम नहीं कर रहा है। सीपी कनॉट प्लेस एरिया की बात करें तो यहाँ पर यस बैंक के 3 एटीएम है और तीनों ही आउट ऑफ सर्विस है। जो कस्टमर यहाँ से बाहर आए उन्होंने बताया कि बैंक वालों ने उनको बताया है कि रिजर्व बैंक ने ये एटीएम बंद कर दिए हैं, यानी कि जो तमाम कस्टमर्स हैं उनको पैनिक अब इस बात का है कि क्लैरिटी नहीं है। जो 50,000 रुपये निकालने की बात की गई है वो पैसा क्या सिर्फ कैश से दिया जाएगा, क्या एटीएम या नेट बैंकिंग के जरिए इसको निकाला जा सकता है, इसको लेकर किसी तरीके की कोई क्लैरिटी नहीं है। एक एटीएम यहाँ पर है और 2 एटीएम और है कनॉट प्लेस में। ये तीनों एटीएम यस बैंक के फिलहाल आउट ऑफ सर्विस है, यानी कि वहां से आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। फिलहाल जो जरिया नजर आ रहा है वो यही है कि लोग बैंकों में आए और कैश अकाउंट लेकर जाएं। जो लोगों में सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है वो ये है कि कई लोगों की सैलरी अकाउंट यहीं पर है और आज महज 6 तारीख है। ऐसे में तमाम लोग जिनकी तनख्वाह जो है वो 1 तारीख को आती है या 2 तारीख को आती है, अपने तमाम बिलों के लिए कैश निकालना चाहते हैं या पैसे का ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उनको उस चीज को
को लेकर भी क्लैरिटी नहीं है कि क्या 50,000 रुपया ही टोटल होगा। EMIs है, तमाम चीज़ की दिक्कतें हैं। तो लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि पैनिक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि किसी तरीके का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। एक क्लैरिफिकेशन अगर सरकार की तरफ से, RBI की तरफ से हो जाए तो लोगों को शायद थोड़ी राहत रहेगी। फिलहाल स्टेटस यही है कि बैंक खुला हुआ है, लोग अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं आए हैं, लेकिन जो लोग पहुँच रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि क्लैरिफिकेशन नहीं है। हम विक्रांत के पास चलते हैं। विक्रांत, आप दिल्ली में किस इलाके में मौजूद है और वहाँ की क्या स्थिति है? देखिए, इस समय मैं विजय चौक पर मौजूद हूँ। पार्लियामेंट अभी शुरू होने वाली है। जिस तरीके के सवाल मुंबई से और दिल्ली से उठ रहे हैं, जो प्रियंका भी बता रही थी और मुंबई से बताया जा रहा था, उन सभी के सवाल अब सरकार के सामने हैं और सरकार इस मसले पर निश्चित तौर पर कुछ क्लैरिटी आएगी। क्योंकि कल रात को सरकार से जब हमने संपर्क किया था तो सूत्रों का यही कहना था कि अभी चूँकि येस बैंक में फाइनेंशियल क्रंच बड़ा भारी हो गया था, जिस कारण से RBI ने उसे टेक ओवर किया और SBI के पूर्व CFO उनको नियुक्त किया गया है एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, और 50,000 की अभी राशि तय की गई है। क्योंकि कल शाम को 6 बजे से शुरू हो गया है और 3 तारीख तक यानी 3 अप्रैल तक ये जारी रहेगा कि 50,000 रुपये से ज़्यादा लोग नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन कई तरह की क्लैरिटी अभी चाहिए, क्योंकि ATMs में पैसा नहीं निकल रहा है। लोग जिन लोगों के इसमें सैलरी अकाउंट्स है वो किस तरीके से काम करेंगे, क्योंकि कई लोगों ने अपने सैलरी अकाउंट से कई तरह की किस्तें बांधी हुई होती हैं, वो किस तरीके से जाएंगी। ये सारी चीज़ें जिन पर क्लैरिटी आएगी। और निश्चित तौर पर क्योंकि संसद अभी चल रहा है तो विपक्ष को भी एक बड़ा मुद्दा मिला है। पहले भी विपक्ष ने देखा था कि किस तरीके से PNC बैंक के मामले में लोगों को दिक्कत उठानी पड़ी थी, तो येस बैंक का मुद्दा भी आज संसद में गूंजेगा। अभी तक दिल्ली हिंसा के मामले में विपक्ष सरकार को घेर रहा था, लेकिन अब येस बैंक के रूप में एक और बड़ा मुद्दा, क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ सीधा मुद्दा है, तो विपक्ष कोशिश करेगा इस मुद्दे को भी संसद में उठाने की। बिल्कुल, तो विक्रांत बता रहे हैं कि एक बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथ लग गया है और सरकार को स्थिति को स्पष्ट करना होगा। हम मुंबई चलते हैं आशीष के पास। आशीष, आप जरा लोगों से पूछिए कि जो नए इंश्योरेंस के नियम है उसके मुताबिक अगर कोई बैंक डूब जाता है तो अधिकतम 5 लाख रुपए की राशि मिलती है। ये नए नियम है, तो क्या लोगों को इस नियम के बारे में पता है? जी, जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो तो फिलहाल जो है जो 50,000 का अमाउंट है उसी के लिए मौजूद हैं। ऐसे में नए जो नियम है उनको लेकर मैं उनसे जानना चाहूँगा, आपको नए नियम पता है कि अगर आपके अकाउंट्स जो हैं उसे बैंक बंद होता है तो ऐसे में 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस की रकम वो कस्टमर्स को मिलती है। क्या ये नए नियम आप लोगों को पता है? जी नहीं। क्या आपको भी पता है? अभी तो कुछ पता नहीं, बस सिर्फ 50,000 मालूम है कि ये निकले। इस वक्त सिर्फ 50,000 की बात? अभी तो सिर्फ 50,000 मालूम है कि निकलेगा, इसके अलावा कुछ अभी मालूम नहीं। इसके अलावा अभी तक कुछ मालूम नहीं कि जो नए इंश्योरेंस के नियम हैं वो किस तरह से लागू होंगे, ये सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है। उन्हें सिर्फ परेशानी है कि अभी अकाउंट से किसी तरह से 50,000 इस महीने की रकम निकल जाए। जो बैंक है उसके गेट पर अगर आप देखें तो नोटिस लगा दिया गया हुआ है और नोटिस पर साफ तौर पे बताया गया है कि जो है RBI ने इसे टेक ओवर किया हुआ है और RBI की गाइडलाइंस के हिसाब से अस्थायी तौर पे जो है ये काम करेगा। और ये नोटिस यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि ये डायरेक्टर जो है अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेशन येस बैंक लिमिटेड, यानी साफ तौर पे भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से ये नोटिस लगाया गया है और 1 महीने यानी 30 दिन तक जो है अस्थायी तौर पे ये नियम RBI की गाइडलाइंस के हिसाब से चलेगा। और दूसरी तरफ आपको पुलिस भी दिखाई पड़ेगी। पुलिस जो है वो इस वक्त यहाँ पर तैनात है ताकि जो है किसी भी तरह की गतिविधि, किसी भी तरह की हिंसा, किसी भी तरह की आपात स्थिति जो है वो तैयार ना होने पाए। वो लगातार बंदोबस्त करने में जुटी हुई है और एक एक कस्टमर जो है उसे अंदर छोड़ा जा रहा है, क्योंकि हर किसी के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो पैसे आखिर वसूले तो वसूले कैसे। लोगों को समझाने के लिए भी बैंक के अंदर कर्मचारी मौजूद हैं जो लोगों को समझा रहे हैं कि पैसे उनके डूबे नहीं हैं, बल्कि अस्थायी तौर पे अस्थिरता की वजह से, जो आर्थिक अस्थिरता आई है उसकी वजह से समस्याएं हैं, लेकिन स्थितियों को संभाल लिया जाएगा। फिलहाल जो है बिल्कुल आशीष, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन के लिए 50,000 से ज्यादा रकम निकाली जा सकती है, लेकिन लोगों की परेशानी ये है कि जो लिमिट तय की गई है 50,000 रुपए, वो पैसे भी लोग नहीं निकाल पा रहे हैं। ATM में पैसे नहीं है और ना ही इंटरनेट बैंकिंग के जरिए पैसों का भुगतान हो पा रहा है।